वेलकम टू इम्पैक्ट जोन क्लासेस। बच्चों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी क्या हम अपनी ऑफलाइन क्लास के साथ साथ अब ऑनलाइन क्लास भी शुरू कर रहे हैं जो आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है, जिसका आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। अगर आप पैसा फीस देने में असमर्थ है तो आप ऑफलाइन क्लास आके वैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मतलब हम कुछ आपको रियायत भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप दूर हैं, कहीं दूर से पढ़ रहे हैं और आप ऑफलाइन क्लास आके ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास को हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा कोचिंग सेंटर जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है वो रुड़की में है, रुड़की उत्तराखंड, ठीक। और हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7409084823। आप किसी भी क्वेरी के लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पर 9th और 10th को मैथ साइंस पढ़ाया जाता है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स का मतलब ये है 9th 10th तो मेन सब्जेक्ट रहता है जो हमारा रोज़ रोज़ पढ़ाया जाता है। बाकी जो हमारा साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है और हिंदी है, इनके भी हम अलग से एक्स्ट्रा क्लास ली जाती है हमारे यहाँ पर, ठीक, जिससे बच्चों को इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में आसानी हो, इन सब्जेक्ट्स को मुश्किल ना लगे, ठीक है। अच्छा, और 11th 12th को हमारे यहाँ फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री चारों सब्जेक्ट ये पढ़ाए जाते हैं, ठीक। और इंग्लिश की भी क्लास होती है, वो भी जब हमारा जैसे ही अलग से बैच बनता है तो हमारे यहाँ इंग्लिश का बैच भी शुरू होता है, ठीक है। बाकी मेन हमारे ये हैं फिजिक्स, मैथ्स, बायो केमिस्ट्री और मैथ्स और 9th 10th के लिए मैथ्स और साइंस। हर एक सब्जेक्ट्स को उनके एक्सपर्ट्स के द्वारा पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट सारे के सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों मैं आपको फिज़िक्स पढ़ाऊँगा और हम आपको फिज़िक्स के लिए फ़िज़िक्स शुरू करने जा रहे हैं आज। और क्लास 12th का फिज़िक्स, कौन सा बच्चों? क्लास 12th का फिज़िक्स शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक। चलो हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर हमारा। मैं इस नंबर को यहाँ से हटा करके नीचे लिख देता हूँ, यहाँ 7409084823, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और इस पर आप संपर्क करके किसी भी तरह की क्वेरी अगर आपको हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें अब हम शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर है हमारा फिज़िक्स, हमारा 12th फिज़िक्स। 12th की फ़िज़िक्स शुरू करने जा रहे हैं हम। 12th की फ़िज़िक्स, हम 12th की फ़िज़िक्स शुरू करने जा रहे हैं और 12th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, 12th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट यहाँ लिख देता हूँ, चैप्टर नंबर फर्स्ट। देखो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो उसमें वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक में हमारा वैद्युत आवेश और कूलाम का नियम रहेगा और दूसरे में हमारा दूसरा चैप्टर जो हमारा वो वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय रहेगी, ठीक है बच्चा। तो वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय ये हमारा दूसरा चैप्टर रहेगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट करके कर सकते हैं हम, यानी कि पहले चैप्टर का पहला पार्ट जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है उसका पहला, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है ना, तो फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम, वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम, ये बच्चों हम शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे ये टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक है? वैद्युत आवेश, सबसे पहला क्या है? वैद्युत आवेश। उसके बाद वैद्युत आवेश के बीच में जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण बल लगे या आकर्षण बल लगे। देखो समान आवेशों के बीच में कैसे बल लगता है और विपरीत आवेशों के बीच में कैसे बल लगता है, ठीक है। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये हम बताएंगे, अब वो बाद में बताएंगे। अब ये देख लेंगे क्या क्या टॉपिक है। तो कूलाम का नियम, उसके जो उनके बीच में बल लगता है उसके लिए क्या पढ़ेंगे? कूलाम का नियम। उसके पीछे फिर बात है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा के बाद फिर इसके क्या बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर एक तो अक्षीय स्थिति होगी, एक निरक्षीय स्थिति, और दोनों स्थितियों को छोड़ के तीसरी कोई स्थिति हो तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा। उसके लिए हम ये 5 हमारी ये हो जाएंगे। और उसके बाद हमारा 7 टॉपिक है, इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम कुल ये 7 टॉपिक पढ़ेंगे। देखो ये मेन टॉपिक मैंने आपको मेन जो हेडिंग है वो लिखवाई है, इसके बीच में छोटी छोटी हेडिंग आती रहेंगी। तो ऐसा नहीं है कि बस यही 7 टॉपिक है, टॉपिक तो यही है 7, लेकिन इसके बीच में छोटी छोटी हेडिंग बहुत सारी आपको मिलेंगी, ठीक है।
अच्छा चलो, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वैद्युत क्या है, सबसे पहले तो वैद्युत शुरू करते हैं कि वैद्युत क्या चीज़ है। थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाते हैं इसकी, ठीक है बच्चा। देखो, हम इस पे वैद्युत की बात करते हैं कि वैद्युत क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी, क्या बच्चा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है, वैद्युत क्या चीज़ है। देखो क्या हुआ कि जैसे हमारे बाबा न्यूटन थे और बाबा न्यूटन कहीं सो रहे थे सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए, ऊपर से सेब गिरा और सेब गिरने से उनके दिमाग में आया यार ये क्या चीज़ है, ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, अब हम जैसा होता, आप जैसा होता या हम जैसा होता कोई, तो कहता अरे यार ये सेब तो नीचे ही गिरना था, इसमें क्या लॉजिक है। लेकिन भाई ऊपर वाला किसी ना किसी को तो इतना ब्रिलियंट बनाता है, उसे कोई दुनिया में चीज़ें पैदा करनी है, दुनिया को बताना है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर किसी को सब चीज़ दे देगा, तो किसी एक बंदे को ही वो चुनता है इस चीज़ के लिए। तो खुदा ने न्यूटन को चुना इस काम के लिए, तो न्यूटन ने के दिमाग में ये पॉइंट आया, ये लॉजिक आया कि भाई ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो उस पर उन्होंने पूरी, कहते हैं कि फिजिक्स के फादर कौन है, क्लासिकल फिजिक्स के फादर कौन है, न्यूटन, बाबा न्यूटन है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे एक वैज्ञानिक, एक दार्शनिक हुए हैं, फिलोसफर बोलते हैं, दार्शनिक हुए हैं थेल्स, फ्रांस के थे ये थेल्स हुए हैं फ्रांस के दार्शनिक। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी कहीं बैठे हुए थे और बैठे होने से कोई एक पदार्थ था हमारा अंबर, तो उस क्या वो आपस में रगड़ खा गया, रगड़ खाने से किसी चीज़ के साथ रगड़ा खा गया, और रगड़ा खाने के बाद वो जो वहाँ पर जो हमारे घास फूस होता है उसके छोटे छोटे सूखे हुए तिनके पड़े थे, तो उन्होंने देखा कि वो हल्के हल्के उन छोटे छोटे तिनकों को, हल्के तिनकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर तिनके पड़े थे, ये हल्के हल्के छोटे छोटे ऐसे तिनके थे, और ये हमारा क्या है, अंबर। ये क्या है बच्चा, अंबर। ठीक है, ये एक मटेरियल है अंबर। तो ये जब किसी चीज़ के साथ रगड़ा खा गया, तो इस रगड़ खाने से यहाँ पर क्या हुआ, ये जो छोटे छोटे तिनके पड़े थे इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग गया, इनको अपनी तरफ क्या करने लग गया, खींचने लग गया। तो जब अपनी तरफ खींचने लग गया, तो थेल्स ने बताया कि जब किसी अंबर को, जब अंबर पदार्थ को किसी कहीं मतलब रगड़ा जाता है, तो वो छोटे छोटे पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। ठीक है, वो इतना बताए और बेचारे चले गए, रिडक लिए। ठीक है, अब इतना जाने होने के बाद उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड के वैज्ञानिक है, नाम है डॉक्टर गिलबर्ट। तो डॉक्टर गिलबर्ट ने ये हुए हैं 1600 ईस्वी में। तो इन्होंने क्या बताया कि अंबर तो ऐसा होता ही है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। अंबर जैसे, अंबर से अलावा और भी पदार्थ लिए। इन्होंने आबनूस लिया, ठीक है, गंधक ली, कांच लिया। तो आबनूस, गंधक और कांच, कौन कौन से, अंबर, आबनूस और कांच, इस तरीके से इन्होंने मटेरियल लिए। तो इन्होंने अलग अलग करके देखा, इन पे एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो उन्होंने देखा भाई अंबर ही नहीं ऐसा हो रहा, खाली अंबर के साथ ही ऐसा नहीं हो रहा, अंबर के अलावा आबनूस के साथ भी ऐसा हो रहा है, कांच के साथ भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो फिर उन्होंने, डॉक्टर गिलबर्ट ने हमें बताया, डॉक्टर गिलबर्ट बता के गए कि भाई जैसे ही अंबर जैसे और पदार्थ है, आबनूस है, कांच है, जब इन पदार्थों को रगड़ा जाता है तो इनमें छोटे छोटे पदार्थों को, छोटी छोटी वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है, क्या समझे कि जब अंबर जैसे पदार्थ हैं, यानी कि जिनके गुण अंबर जैसे हैं, जैसे कौन है, आबनूस हुआ, कांच हुआ, या गंधक हुई, या एक पदार्थ होता है गंधक, या ये गंधक हुई, जब इनको रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ, ये सारे के सारे पदार्थ हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। छोटे छोटे घास के जो तिनके होते हैं, कागज के छोटे छोटे तिनके होते हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। तो आकर्षित करने लगते हैं, तो इससे उन्होंने बताया कि भाई वह कारण जिसकी वजह से ये सब हल्की या छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं रगड़े जाने के बाद, वही उसी कारण को हम वैद्युत कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसी कारण को हम क्या कहते हैं, वैद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो लिख लेते हैं, अगर आपको लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो मैं आपको बोल देता हूं कि वह कारण जिससे अंबर जैसे पदार्थ, आबनूस, गंधक, कांच आदि पदार्थों को रगड़े जाने पर इनमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर
इनमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे वैद्युत कहते हैं। उसे वैद्युत कहते हैं। ठीक है, वैद्युत उसे क्या कहते हैं? वैद्युत कहते हैं। अब जिस पदार्थ पे वैद्युत का गुण आ गया, जिस पदार्थ में वैद्युत का गुण आ गया, उस पदार्थ को कहते हैं हम वैद्युतमय। क्या कहते हैं भाई? वैद्युतमय। और वैद्युतमय को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रीफाइड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रीफाइड। और इलेक्ट्रीफाइड या इसको कहा जाता है और आवेशित पदार्थ। क्या कहा जाता है? आवेशित यानी कि चार्ज्ड। आवेशित यानी कि चार्ज्ड मटीरियल। आवेशित यानी कि चार्ज्ड मटीरियल। ठीक है बच्चा, वैद्युतमय, इलेक्ट्रीफाइड या आवेशित और चार्ज पदार्थ। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा क्लियर। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं हम वैद्युत आवेश। अब क्या पढ़ेंगे इसके बाद? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या चीज है? वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो बच्चों क्या है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युतीय गुण उत्पन्न होते हैं या तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युतीय अथवा चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि वैद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाए किसी पदार्थ में, किसी कोई पदार्थ वैद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाए या उसमें क्या हो जाए? वैद्युतीय गुण या क्या हो जाए? चुंबकीय गुण। क्या हो जाए भैया? चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाए। तो ये सब हमारा क्या होता है? जिस कारण हमारा ये होता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। अच्छा, वैद्युतीय गुण कब उत्पन्न होते हैं? अगर आवेश किसी चीज पर, जो आवेश है वो रुका हुआ है। आवेश क्या है? वो स्थिर है, रखा, मतलब किसी वस्तु पर 5 कूलाम आवेश है तो 5 कूलाम है। ठीक है, तो अगर आवेश रखा हुआ है तो उसमें वैद्युतीय गुण उत्पन्न होंगे। और अगर आवेश चल रहा है, आवेश चलने की कंडीशन में चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह उसी पदार्थ में जा रहा है, तो उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होंगे। कैसे गुण उत्पन्न होंगे? चुंबकीय गुण। देखो, जब चलने वाली में 2 कंडीशन है। एक तो जब जो रुका रहेगा, रुकी कंडीशन में आवेश है वो तो अपना उसके पास है ही, वो चलने की कंडीशन में भी रहेगा, लेकिन उसमें एक ऐड हो जाता है क्या? चुंबकीय गुण। क्या ऐड हो जाएगा? चुंबकीय गुण। ठीक है, तो ये समझ गया, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युतीय अथवा चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, अब वैद्युत आवेश 2 तरीके का होता है। एक तो धन आवेश है, एक तो धनावेश है, दूसरा हमारा ऋण आवेश है। दूसरा हमारा क्या है? ऋण आवेश। दूसरा हमारा होता है ऋण आवेश। ठीक है, एक तो धनावेश है और दूसरा हमारा ऋण आवेश। अच्छा, इसको जो वैद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम प्लस Q से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम माइनस Q से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, धन आवेश क्या है कि भैया हमें पता है कोई भी पदार्थ है, कोई भी क्या है? पदार्थ है। पदार्थ किससे मिलकर बना है? अणुओं से मिलकर बना है। अणु किससे मिलकर बने हैं? परमाणुओं से मिलकर बने हैं। परमाणु किससे मिलकर बना है? 3 मूल कणों से मिलकर बना था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो धन आवेश है, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि हम धनावेशी क्यों है, ऋण आवेशी क्यों है, ये सिर्फ एक नोमेनक्लेचर है, यानी कि नामकरण है। तो जो प्रोटॉन का आवेश होता है, प्रोटॉनिक चार्ज, प्रोटॉनिक चार्ज, तो इस प्रोटॉनिक चार्ज को हम क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इस चार्ज को हम ऋण आवेश कहते हैं। और इसके अलावा इसको कोई भी लॉजिक नहीं है कि भाई ये माइनस क्यों है, प्लस क्यों है। ठीक है, तो धनावेश, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसे धनावेश मानते हैं और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसे ऋण आवेश मानते हैं। ठीक है बच्चा, 1 मिनट। ठीक है बच्चा, हमने ये पढ़ा कि धनावेश क्या है और ऋण आवेश क्या है। अच्छा, ये पता चल गया आपको। अब है कि वैद्युत आवेश के मात्र। चलो इसे एक बार मैं बोल देता हूँ, अगर किसी को लिखना हो तो वो लिख लेगा
तो बोल देता हूँ उसकी डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युतीय गुण तथा किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युतीय गुण तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण उसमें वैद्युतीय गुण तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ये दो प्रकार का होता है। इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से कि यह दो प्रकार का होता है। फर्स्ट नंबर करके धनावेश और सेकंड नंबर करके ऋणावेश, ठीक है। धनावेश और ऋणावेश ब्रैकेट में करके ये लिख लेना कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और ये हमारा प्रोटॉनिक चार्ज है, ठीक है बच्चा। चलो अब है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। स्टार बना करके लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से कि वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। कूलाम, COULOMB, कूलाम। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक, कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक कूलाम होता है। वो क्वेश्चन यही पूछता है, कई बार उसने ये पूछ भी चुका है कि वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताइए। तो वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? सिर्फ इतना सा लिखना है कि वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? जब हम इसमें न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो आगे उसे लिखेंगे कैपिटल C। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल C से इसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलो बच्चा, अब वैद्युत आवेश में ही हमारा है, वो कहता है कि जब इसका मात्रक कूलाम है, एसआई मात्रक कूलाम है, तो एक कूलाम क्या चीज़ है? कि ये कूलाम है क्या चीज़? एक कूलाम हम किसे कहते हैं कि एक कूलाम को परिभाषित करो। तो किसकी डेफिनेशन पूछ लेगा वो? एक कूलाम की डेफिनेशन पूछ लेगा कि एक कूलाम को परिभाषित करो। एक कूलाम को परिभाषित करो। तो हेडिंग बना लें एक कूलाम, या क्वेश्चन करके लिख लें कि एक कूलाम को परिभाषित कीजिए, ठीक है। एक कूलाम को परिभाषित कीजिए। तो कूलाम क्या चीज़ है? देखो, हम जानते हैं यदि, लिखो, ये आपको लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि यदि I एम्पियर धारा, क्या? I एम्पियर धारा T समय के लिए प्रवाहित की जाए, T सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए, तो उस चालक में से गुजरने वाली जो आवेश की मात्रा है, तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा Q = I × T कूलाम होती है। I × T कूलाम होती है। तो आपको कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा कि हम जानते हैं यदि किसी चालक में I एम्पियर धारा T सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए, तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा Q = I × T कूलाम होती है। अब देखो, हमें किसकी डेफिनेशन देनी है? एक कूलाम की। तो एक कूलाम यानी कि इन दोनों की जगह एक आ जाए तो ये एक कूलाम हो जाएगा, ठीक है। अब तो इसलिए हम यदि लिखेंगे, यदि I = 1 एम्पियर हो और इसको हम 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करें, T बराबर भी 1 रख दो, तो 1 × 1 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं Q = 1 कूलाम। जब 1 × 1 तो 1 हो जाएगा, तो Q = 1 कूलाम हो जाएगा। तो देखो भाई, एम्पियर कहाँ से आया? ये वैद्युत धारा है I। वैद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। वैद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर है, और समय का जो एसआई मात्रक है वो सेकंड है, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो देखो यहाँ से हम डेफिनेशन बनाएंगे कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा, यहाँ से लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन से लिखना है इसमें परिभाषा, ऐसे इन्वर्टेड कोमा में, कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए, तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है। तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है। तो यहाँ ये चीज़ यहाँ पे लिखना है इन्वर्टेड कोमा में कि यदि किसी चालक में से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए, तो उस चालक में से गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है, ठीक है बच्चा। तो ये हुआ हमारा पूरा, यानी कि 1 कूलाम हमारा पूरा हो गया, ठीक। चलो अब इसके बाद आते हैं हम, इसके बाद पढ़ते हैं मूल आवेश, कि मूल आवेश क्या है। अभी मैंने बताया था ना आपको कि वैद्युत आवेश पढ़ेंगे, उसके अंदर बहुत सारी हेडिंग मिलेगी आपको छोटी छोटी। तो इसी के अंदर एक हेडिंग है हमारी मूल आवेश। क्या है? मूल आवेश। ये भी हमारा पहला टॉपिक चल रहा है, वही फर्स्ट टॉपिक है ये भी हमारा। तो मूल आवेश क्या है? मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। क्या बच्चा? फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज पढ़ेंगे अब हम। क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल चार्ज। तो फंडामेंटल चार्ज क्या चीज़ है? देखो, हमें पता है कि कोई भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है?
अणुओं से मिलकर बना होता है। और अणु किससे मिलकर बनते हैं? परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। अणु किससे मिलकर बनता है? एक से अधिक परमाणु जुड़ते हैं और वो अणु बनाते हैं। और परमाणु किससे बनता है? परमाणु बनता है, 3 मूल कण होते हैं, 3 मूल कण। परमाणु में 3 मूल कण होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक हमारा न्यूट्रॉन होता है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। ठीक है, अब देखो ये क्या चीज़ है? ये मूल कण है। क्या है? मूल कण। यानी कि इससे छोटा हमें कुछ पता नहीं है, अभी पदार्थ में इससे भी छोटा कुछ होता होगा, अभी इस चीज़ का कंफर्मेशन नहीं है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि कोई भी पदार्थ है हमारा वो 3 मूल कणों से मिलकर बना है। तो सॉरी, कोई भी अणु, परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 मूल कण हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ दिख नहीं रहा होगा शायद। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 मूल कण हैं। ठीक है। अच्छा, जब हमने मूल आवेश की बात कर रहे हैं तो यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी मूल कण पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, किसी भी मूल कण पर उपस्थित आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं, क्योंकि यही तो मूल कण है, यही तो मूल कण। इससे छोटा हमें पता ही नहीं है। अगर इससे छोटा कोई चीज होती भी होगी जिसकी अभी जिसके बारे में साइंस को नहीं पता, तो वो कुछ है ही नहीं हमारे लिए। अभी हमारे लिए फंडामेंटल ही है। फंडामेंटल उस चीज को बोलते हैं जिसके आगे हमें नहीं पता, जिसके आगे जो हमें सबसे छोटी चीज पता है उस चीज को फंडामेंटल बोलते हैं। तो अभी हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये हमारे क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल यानी कि मूल कण है। तो इसलिए इन पर जो उपस्थित आवेश की मात्रा है वो क्या है? मूल आवेश है। अच्छा, ये क्लियर हो गया? चलो, या हम इसे दूसरी डेफिनेशन में इस तरीके से कह सकते हैं। देखो, मैं अब डेफिनेशन लिखना शुरू करो। अब डेफिनेशन मैं आपको पहले दो डेफिनेशन लिखवाऊंगा। तो लिखो, इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, मूल आवेश कहते हैं। अथवा करके बीच में, नेक्स्ट लाइन में बीच में अथवा लिखो। जैसे ये लाइन है, इसके बीच में बिल्कुल बीचों बीच अथवा लिखो, और अथवा के बाद फिर नेक्स्ट लाइन से दूसरी डेफिनेशन लिखो कि किसी भी वस्तु पर, किसी भी आवेशित वस्तु अथवा आवेशित कण पर, किसी भी आवेशित वस्तु अथवा आवेशित कण पर उपस्थित हो सकने वाले आवेश की मात्रा को, उपस्थित हो सकने वाले आवेश की मात्रा को मूल आवेश, सॉरी एक चीज गलत हो गई इसमें, कि किसी भी आवेशित वस्तु अथवा आवेशित कण पर उपस्थित हो सकने वाले न्यूनतम आवेश की मात्रा को, हो सकने वाले न्यूनतम आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। न्यूनतम, कम से कम कितना होगा? उससे अगर कम होगा तो मैंने कहा ना कि हमें पता ही नहीं है उसके आगे कुछ चीज है, तो अगर उससे कम होगा भी तो हम कुछ कह नहीं सकते कि उससे भी कम कोई चीज है। ठीक है भैया, ऐसा ये समझो कि हमें ये पता है कि भाई यहाँ से छत है, हमें इसके नीचे पता ही नहीं कुछ है। अभी हमें ये पता है कि हम यहाँ खड़े, अगर हम ये नीचे दरवाज़ा बंद कर दें और यहाँ पर अपने वो क्लियर बंद कर लें, हमें यही ना पता हो कि इधर उधर कुछ है, तो भैया फिर हमारे लिए यही है सब कुछ। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि हमारी तो दुनिया यही है, हमारी दुनिया ही है, तो इसलिए बस यही है जो कुछ है भाई। इसलिए इससे हमें आगे अभी पता ही नहीं है। जब हम इससे, हमें रिसर्च चल रही है, हमेशा चलती रहती है रिसर्च, कभी किसी चीज़ के बारे में बंद नहीं होती। तो जब कुछ पता चलेगा तो तब देखा जाएगा। अभी तो हमारे लिए फंडामेंटल पार्टिकल, मूल कण यही है, और इन पर उपस्थित होने सकने वाले आवेश की मात्रा को क्या, इन पर उपस्थित होने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। ठीक है बच्चा, क्लियर? ओके, डन। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अच्छा, मूल आवेश की मात्रा क्या है? इसके बाद एक चीज लिख लो कि मूल आवेश की जो मात्रा होती है E बराबर, किसी भी इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन पर जो आवेश की मात्रा होती है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम होती है। तो जहां आपने डेफिनेशन लिखी उससे आगे एक लाइन लिख लो, इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। मूल आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। और इतना लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो, अर्थात E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम, इतना इसकी मात्रा होती है। यानी कि इससे कम अगर आवेश किसी के पास हुआ भी तो उसे हम गिन नहीं सकते, उसे हम माप नहीं सकते, उसका हम कुछ कह नहीं सकते कि ये भी कोई चीज़ है। ठीक है, चलो। अच्छा, अब है आवेश की क्वांटीकरण प्रकृति। आवेश की क्वांटम प्रकृति या क्वांटीकरण प्रकृति क्या चीज़ है? देखो भाई, आवेश की क्वांटीकरण जो प्रकृति है वो कहती है, इसे रफ कर देता हूं बस। अब आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या चीज़ है? आवेश की क्वांटम प्रकृति, आवेश की
क्वांटम प्रकृति। तो बच्चों देखो, आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या चीज है, ठीक है, इसे ही हम परमाणुकता भी बोलते हैं, इसे ही हम परमाणुकता भी, कि आवेश की परमाणुकता से आप क्या समझते हैं। वो क्वेश्चन पूछ लेगा, पूछा हुआ भी है कि आवेश की परमाणुकता से आप क्या समझते हैं। सॉरी, आवेश की परमाणुकता से आप क्या समझते हैं। देखो क्या है कि हमें यह पता है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश है, कि किसी भी वस्तु पर या किसी भी कण पर या किसी भी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा होती है वो हमेशा मूल आवेश की पूर्ण गुणज होती है, वो हमेशा मूल आवेश की पूर्ण गुणज होती है। मतलब अगर कोई पदार्थ है हमारा और इस पर या तो एक आवेश होगा 1e, पूर्ण गुणज मतलब ये संख्या होनी चाहिए, प्लस की भी हो माइनस की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का आवेश होता है प्लस का भी आवेश होता है, तो अगर ये प्लस होगा तो ये प्लस के 1e, माइनस किसी वस्तु पर माइनस का आवेश होगा तो माइनस के, ठीक है, या प्लस माइनस 2e हो, कि प्लस का आवेश हो या माइनस का हो लेकिन हो 2e, माइनस प्लस माइनस 3e हो, प्लस माइनस 4e हो, प्लस का हो या माइनस का हो लेकिन हो 4e। तो इससे क्या मतलब समझे कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता 1.5e, 2.6e, 7.5e, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब काणी संख्या नहीं हो सकती, अगर देशी भाषा में कहूं तो ये काणी संख्या नहीं हो सकती, ठीक है, पूरी संख्या होगी, दोनों आंख वाला होगा भाई, अकाना नहीं होगा कि आधा कुछ है कुछ नहीं है, एक से कम दिख रहा है, नहीं, पूरा होगा जो कुछ भी होगा, ठीक है। तो यही क्या हमारी आवेश की क्वांटम प्रकृति कहते हैं। और इसे हम देखो ये क्या है, हम इसे लिख सकते हैं, चलो डेफिनेशन लिखो कि किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा, किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा सदैव मूल आवेश की पूर्ण गुणज होती है, सदैव मूल आवेश की पूर्ण गुणज होती है। इतना लिखने के बाद आपको नेक्स्ट लाइन से लिखना है अर्थात Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, जहां n क्या है, n पूर्ण संख्या है, n क्या है, पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है, ठीक है, पूर्ण संख्या है। तो n क्या है, क्या पूर्ण संख्या है, ये मैं सही से लिख देता हूँ, कभी बच्चे समझे पता नहीं क्या ही लिख दिया, पूर्ण संख्या है, ठीक है बच्चों। तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, जहां n क्या है, पूर्ण संख्या, यानी कि n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या, पूरी संख्या होगी, ठीक है। 3 तिगाड़ी काम बिगाड़ी, सॉरी 3 इस तरह की संख्या नहीं होने की, पॉइंटों में संख्या नहीं होने की, भिन्नात्मक संख्या नहीं होगी, ठीक। चलो ये थी हमारी आवेश की क्वांटम प्रकृति। अब है वैद्युत आवेश के गुण, इसके कुछ गुण होते हैं, वो गुण पढ़ लेते हैं हम। देखो हेडिंग बना लो, वैद्युत आवेश के गुण, वैद्युत आवेश के गुण। तो गुण क्या क्या है इसमें, पहला गुण है ये एक अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है, तो लिखोगे कि वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। दूसरा अदिश राशि मतलब देखो राशियां दो तरह की होती है, सदिश और अदिश। सदिश वो जिसमें परिमाण भी होता है, यानी कि उसकी कुछ वैल्यू भी होती है और उसमें दिशा भी होती है। अदिश राशि वो है जिसका परिमाण तो होता है, मतलब उसका कुछ मान तो होता है लेकिन उसमें दिशा की बात नहीं होती, तो ऐसी राशि क्या होती है, अदिश। तो हमने जब अब तक जो भी आवेश पढ़ा उसमें देखो परिमाण तो पढ़ा 2 कूलाम में, 3 कूलाम में, 5 कूलाम में, लेकिन दिशा की कोई बात नहीं की हमने, दिशा की कोई भी बात नहीं की। तो इससे क्या पता चलता है कि ये क्या है, एक अदिश राशि है, क्या है, अतिराशि है। यह द्रव्यमान से बद्ध होता है, आवेश हमेशा क्या होता है, द्रव्यमान से बद्ध है। बद्ध मतलब देखो बंध नहीं लिखना, इसको बद्ध लिखना है, बै आधा दैद है, बद्ध, बद्ध को एसोसिएटेड बोलते हैं इंग्लिश में, एसोसिएटेड। तो एसोसिएटेड का क्या मतलब है कि जहां पर अगर कहीं पर ये द्रव्यमान है तो यहां पर आवेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर द्रव्यमान नहीं है तो आवेश की कोई भी चांस होने के नहीं है। क्या समझे कि अगर आवेश है, सॉरी द्रव्यमान है तो आवेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये समझो कि अगर कोई इंसान है, उनकी शादी हो गई, यानी कि किसी माँ बाप है, तो बच्चा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बच्चा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर माँ बाप ही नहीं है, उनकी शादी नहीं हो रही, देखो वो गलत, उसमें मत जाना कि लिव इन में रह रहे हैं और वो जैसा कुछ आज चल रहा है वो गलत है, बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल गलत है, तो उसमें नहीं जाना है। तो मतलब शादी के बाद ही तो भाई मान्यता मिलती है बच्चे को, ठीक है। अब तुम यार क्या क्या सोचते रहते हो, उल्टा मत सोचा करो, ठीक है। अब देखो अगर माँ बाप है तो ही बच्चा हो सकता है, माँ बाप नहीं है तो बच्चा नहीं हो सकता। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि द्रव्यमान है
तो आवेश है, सॉरी द्रव्यमान है तो आवेश है, और अगर द्रव्यमान ही नहीं है तो आवेश नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि द्रव्यमान से बद, आवेश द्रव्यमान से बद होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। लिखो, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जाता। मतलब अपनी मर्जी से नहीं तोड़ सकते, भाई कुछ भी तोड़ दिया है, 1.5 में तोड़ दिया, 60 कूलाम आवेश था और एक पदार्थ पर 60 कूलाम आवेश था, किसी के साथ रिएक्शन कराई और कुछ भी तोड़े, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ फिक्स रेशो है कि उसी में टूटेगा, कोई फिक्स इसमें फिक्स होता है, वो उसी में टूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है कि समान प्रकृति के आवेश, समान मतलब प्लस 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 प्लस, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ऐसे ही माइनस माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब लड़का लड़का, लड़का लड़का क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। जरा अगर किसी का टेस्ट खराब ना हो, उसकी जरा बराबर में जाके बैठ जाओ, हमारा गला चल कहाँ हो जा रहा है यहाँ पे, ऐसे ही तो करेगा। और लड़की लड़की के साथ ऐसे ही करेगी। ठीक, लेकिन अगर अपोजिट हो जाए, अपोजिट हो जाए तो अट्रैक्शन होता है। भाई देखो, इसमें शर्माने वाली क्या बात होती है, ये तो नियति जो नेचर है हमारा, उसने हमें ऐसा बनाया है, लेकिन गलत नहीं करना है बस, वो हमारा नेचर है। तो शादी उसी के लिए शादी होती है, उसी जब भी हम शादी करते हैं कि भाई हमें अपोजिट जो हमारा जो अपोजिट सेक्स है उसके साथ क्या है, हमारा अट्रैक्शन है, तभी उसी के साथ शादी होती है। अब तो जरा ये बहुत कुछ होने लग गया, छोड़ो उसको, चक्कर में मत पड़ो। ठीक, तो ये है हमारा। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा कि माइनस और प्लस, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और उसमें नेक्स्ट और लास्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा कौन सा बनता है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट बनता है हमारा कि भैया अगर किसी वस्तु पर 5 कूलाम आवेश है और वो रखी हुई है तो उस पर आवेश 5 कूलाम ही रहेगा। अगर वो आवेश, वो जो हमारी वस्तु है वो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, तो भी उस पर आवेश 5 कूलाम ही रहेगा। उसका वेग बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाए तो भी उसका आवेश हमारा 5 कूलाम ही रहेगा। ये नहीं है कि स्पीड बढ़ने से, रुकने से, तेज चलने से आवेश में किसी तरह का कोई परिवर्तन होता। ठीक है, यानी कि इससे हम लिख सकते हैं इसको, नेक्स्ट पॉइंट में इसमें लिखना है पॉइंट में कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश उस वस्तु के वेग पर, उस वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो बच्चा आज के लिए इतना ही। ठीक, तो इसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमारा पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में दे, या हमारा ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर लीजिएगा 7409740823। ये हमारा कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप हमारे सेंटर पे आइए, आप और इस पर मतलब सेंटर पर आकर अपनी क्वारी को आप पूछ सकते हैं। देखो, ऑनलाइन क्वारी वैसे नहीं बताई जाएगी, आप सिर्फ सेंटर पर आकर पूछ सकते हैं। अगर ठीक है, ये हो गया। और अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, तो नोट्स के लिए भी इसी नंबर पर आप कांटेक्ट करें, इसी नंबर पर आप कांटेक्ट करें। एक चैप्टर के जो नोट्स हैं, वो एक चैप्टर के नोट्स आपको 50 रुपीज़ में मिलेंगे। ठीक है, एक चैप्टर, पूरा चैप्टर की 1.1 नहीं, पूरा चैप्टर, इसमें जो पूरा एनसीईआरटी का जो पूरा चैप्टर है उसके जो एनसीईआरटी के नोट्स है वो आपको कितना है, 50 रुपीज़ में आपको मिलेंगे। ठीक है, 50 रुपीज़। इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा और नोट्स के लिए पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप, ओनली व्हाट्सअप, सॉरी, नोट्स जो मिलेंगे वो व्हाट्सएप के थ्रू मिलेंगे और इसके आपसे। ठीक, तो थैंक यू, धन्यवाद।